हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 3 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज़ नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स। और इसका ये जो दिस वीडियो इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। इसी के बाद आपका ये चैप्टर फिनिश है। तो 3 चैप्टर्स हमारे अच्छे खासे तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, और इस वीडियो के बाद कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, दैट इज़ रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, ये हम पता करेंगे। साथ में जीडीपी को हम एज अ मेजर ऑफ वेलफेयर कैसे देखते हैं, क्या जीडीपी वेलफेयर का अच्छा मेजर है, बुरा मेजर है, ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं, ये क्या क्या मतलब पॉइंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वाले वीडियो में पढ़ेंगे। और इससे पहले हम ऑलरेडी काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, दैट इज़ लाइक डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, ग्रॉस इनकम, नेट इनकम, और आपका एक और था मार्केट प्राइसेस पर और फैक्टर कॉस्ट पे हम कैसे इनकम मतलब कैलकुलेट करते हैं। साथ ही साथ कन्वर्जन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो 8 एग्रीगेट्स थे उनका एक दूसरे में कन्वर्जन कैसे करना है, वो भी मैंने डिटेल्ड वीडियो एक बनाया हुआ है, लास्ट वीडियो जो था, तो उसे भी आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको वो चीज़ें समझनी है, याद करनी है, तो आप वहाँ से अच्छे से याद कर सकते हो। एंड आई एम डैम श्योर उस वीडियो के बाद आप कभी नहीं भूलने वाले हो कि हम एक जीडीपी का जो नेशनल इनकम का जो एग्रीगेट है उसको दूसरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें आप नहीं भूलोगे, राइट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक मैंने क्या बताया, रियल एंड नॉमिनल जीडीपी, राइट। रियल एंड नॉमिनल जीडीपी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, जीडीपी अगर सिंपली मैं बात करूं तो जीडीपी है क्या, जीडीपी क्या है, हमारी कंट्री की इनकम, राइट। हमारी कंट्री की इनकम को हम कह देते हैं जीडीपी। तो अगर जीडीपी के कैलकुलेशन की बात आती है तो जीडीपी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि हमारी कंट्री की टोटल इनकम कितनी हुई है, कैसे पता चलेगा। जीडीपी को कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था माइक्रो इकोनॉमिक्स में, या फिर आपने कहीं से भी पढ़ा है तो माइक्रो में लास्ट ईयर आपने कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू जब पढ़ा था, तो रेवेन्यू हम कैसे कैलकुलेट करते थे। रेवेन्यू क्या होता है, किसी भी प्रोड्यूसर की इनकम, है ना। और उस इनकम को हम कैसे कैलकुलेट करते थे, प्राइस इनटू क्वांटिटी, यानी कि उसने जितनी यूनिट्स बनाई और जितने प्राइस पर बेची, कितने प्राइस पर बेची, ठीक है, वो उसकी इनकम होती थी। इसी तरह कंट्री की भी क्या इनकम होती है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, यानी कि उसने कितनी यूनिट्स, हमारी कंट्री में कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हुई हैं और कितने प्राइस पर बेची गई हैं, उनको मल्टीप्लाई कर दो। मान लो मैंने 5 यूनिट्स बनाई हैं, 2 रुपए की हैं, 5 2 10, तो यानी कि 10 रुपये मेरी जीडीपी, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ये होता है जीडीपी, समझ आ गया। तो हम जीडीपी को इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। पर जब हम बात करते हैं रियल एंड नॉमिनल जीडीपी, ये दोनों टाइप्स हैं या फिर वेरिएशंस हैं जीडीपी के, तो हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी की, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉमिनल जीडीपी की। नॉमिनल जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी इट इज़ द जीडीपी एट करेंट प्राइसेस। सबसे पहले तो ये याद रखो, इट इज़ द जीडीपी एट करेंट प्राइसेस, यानी कि करंट प्राइस पर जो जीडीपी मेजर की जाती है उसको हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। करंट प्राइस पर मेजर की जाती है उसको हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। अब नॉमिनल जीडीपी का डेफिनेशन क्या होगा, नॉमिनल जीडीपी के जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन क्या होगा, जस्ट अ सेकेंड। One eternity later. तो क्या हुआ था, लाइट चली गई थी और मैंने फ़ैन ऑफ कर दिया, नहीं तो इन्वर्टर बोल जाता सारा, ठीक है, क्योंकि बाकी जगह भी एसी और फ़ैन चल रहा था ऑलरेडी। तो नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, हाँ, जीडीपी करंट प्राइस पे जो मेजर करता है। अब इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो क्या होगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने जीडीपी की डेफिनेशन याद करी ना, जीडीपी एमपी की, जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो होता है, उसकी जो डेफिनेशन लर्न करी होगी ना, वो क्या होती है, जीडीपी एमपी की डेफिनेशन लो, मैं खुद ही भूल गई, या मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, प्रोड्यूस्ड विदिन द डोमेस्टिक टेरिटरी इन एन अकाउंटिंग ईयर। यहाँ तक कि आपकी क्या होती है, जीडीपी एमपी, यानी कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस की डेफिनेशन, ठीक है, इन एन अकाउंटिंग ईयर। अब इसमें आपको एक लाइन ऐड कर देनी है, क्या,
एज एस्टिमेटेड ऑन करेंट प्राइसेस, ठीक है, एज एस्टिमेटेड ऑन करेंट प्राइसेस। तो जीडीपी की जो आपकी डेफिनेशन है उसके आगे ये आपको लाइन ऐड कर देनी है, तो आपका डेफिनेशन बन जाएगा नॉमिनल जीडीपी का। तो नॉमिनल जीडीपी क्या है, करंट प्राइस पे जो हम जीडीपी मेजर करते हैं वो नॉमिनल जीडीपी कहलाती है, और इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इन एन अकाउंटिंग ईयर। फिर लास्ट में क्या ऐड करना है, एज एस्टिमेटेड ऑन द करेंट प्राइसेस। समझ आया ना। अब ये करंट प्राइस क्या होता है भाई, करंट प्राइस क्या है, करंट प्राइस का मतलब है कि प्रीवेलिंग प्राइस इन द ईयर ऑफ एस्टिमेशन, देखो करंट से कहने को मतलब तो यही समझ आ रहा है कि करंट अभी का प्राइस, पर वो अभी का प्राइस नहीं होता। कौन सा प्राइस होता है, जिस ईयर का हमको एस्टिमेट करना है उसका प्राइस, उस ईयर का करंट प्राइस। करंट प्राइस का मतलब ये नहीं अभी का प्राइस, पर जिस ईयर का हमको जीडीपी एस्टिमेट करना है उस ईयर का करंट प्राइस। अगर हम अभी 2023 चल रहा है, पर हम मान लो कैलकुलेट करना चाहें 2019 का जीडीपी, तो हम करंट प्राइस लेंगे। करंट प्राइस, अब आप बोलोगे करंट प्राइस यानी कि 2023 का प्राइस ले लो, नहीं 2023 नहीं, जिस ईयर का एस्टिमेट कर रहे हो उस ईयर का करंट प्राइस, यानी कि प्रिवेलिंग प्राइस इन द ईयर ऑफ एस्टिमेशन। 2019 का एस्टिमेट कर रहे हो तो उस ईयर का प्रिवेलिंग प्राइस, उस ईयर का करंट प्राइस हमको लेना पड़ेगा। ये कन्फ्यूजन मत रखना कि 2019 का जीडीपी पूछा तो अभी करंट का ले लो 2023 का, यानी कि 2050 में जब आप एस्टिमेट करोगे 2019 का जीडीपी, तो आप 2050 का प्राइस नहीं लोगे, 2019 का ही लोगे जिस ईयर में एस्टिमेट कर रहे हो। ये होता है आपका क्या, नॉमिनल जीडीपी। क्योंकि अब मैंने बताया कि हम क्या करते हैं जीडीपी को मेजर कैसे करते हैं। जैसे हम नॉमिनल जीडीपी को कैसे मेजर करेंगे, नॉमिनल जीडीपी का भी फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। सिंपली जो जीडीपी का फॉर्मूला होता है वही नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला है। अब इसमें एक चीज़ आपको समझने की है यहाँ पे, लेट अस सपोज एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि मान लो हमारा क्या है, प्राइस है आपका 5 रुपये, ठीक है, अभी हम छोटे छोटे डिजिट्स ले लेते हैं। क्वांटिटी है आपका 2 रुपये, तो आपकी यहाँ पर जीडीपी कितनी आ गई, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 10 रुपीज़, डन। ये है आपकी जीडीपी। अब आप ये है मान लो 2018 का, ठीक है, 2K18 का, ये हो गया। अब क्या हुआ, आपका प्राइस बढ़ गया यानी कि 5 से 7 हो गया। क्वांटिटीज़ उतनी ही रही, क्वांटिटीज़ आपने 2 ही बनाई, प्राइस बढ़ गया, तो इससे क्या हुआ 7 2 14, हमारी जीडीपी बढ़ गई। तो ये हो गया 2019 की बात। अब 2020 में अगर हम माने, 2020 में क्या हुआ, प्राइस तो उतना ही रहा यानी कि 7 रुपये। अब क्वांटिटीज़ बढ़ गई, पहले क्वांटिटी उतनी थी, प्राइस बढ़ा था, अब क्या हुआ, प्राइस उतना ही है, क्वांटिटी बढ़ गई, 2 से 5 हो गई, तो अब तब भी आपका जीडीपी बढ़ा है, ठीक है, 2020 में। तो अगर हम इन दोनों ही केसेस को लेके चलें, इस फर्स्ट केस में क्या हुआ कि जो जीडीपी में इंक्रीज़ हुआ है, इट इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइसेस वेयर क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इज़ कांस्टेंट, राइट। सेकंड केस को अगर हम लेके चलें तो यहाँ पे क्या हुआ है कि आपका जीडीपी जो आया है, उसमें जो इंक्रीज़ आया है, इट इज़ ड्यू टू द इंक्रीज इन द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड वेयर द प्राइस इज़ कांस्टेंट। तो इन दोनों में से आप किसको अच्छा मानोगे कि कब जीडीपी का बढ़ना अच्छा हुआ, इस वाले साल में या इस वाले साल में, जब वो 10 से 14 हो गई या 14 से 35 हो गई। कैसे मानें, कैसे पता चलेगा, देखो जब भी किसी कंट्री में प्राइस बढ़ता है, लॉजिकली समझो, जब भी किसी कंट्री में प्राइस बढ़ता है यानी कि महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन आता है, तो क्या वो अच्छा होता है क्या, नहीं, ऑफ कोर्स नहीं होता। और वो भी तब जब आपके पास गुड्स तो उतने ही प्रोड्यूस कर रहे हो, यानी कि आपके पास गुड्स की वैरायटी नहीं है, आपके पास गुड्स और सर्विसेज उतने ही हैं, आप आउटपुट उतना ही प्रोड्यूस कर रहे हो, बस आपने महंगाई बढ़ा दी तो आप समझ रहे हो कि भाई हमारी जीडीपी भी बढ़ गई, ठीक है। आपने क्या किया, प्राइस बढ़ा दिया, महंगाई बढ़ा दी, तो आप सोचो जीडीपी भी बढ़ गई और आप खुश हो, पर आपको खुश नहीं होना है, वो गलत है। सिर्फ महंगाई बढ़ रही है, आपके पास जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है ना, वो नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड वाला केस है ना, वो अच्छा माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस तो कांस्टेंट रहे, पर क्या हुआ, आपका ये जो आउटपुट है ना, ये बढ़ गया,
समझ आया। पर ये जो नॉमिनल जीडीपी होता है इसमें क्या होता है, ना ही प्राइस कांस्टेंट रहता है ना ही क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है, मतलब हमें पता नहीं चल पाएगा। अब मैं आपको क्या कहते हैं, लेट अस सपोज ये सारी डिजिट्स हटा दी मैंने आपको बस ये 3 डिजिट्स दिखाई हैं 10, 14, 35। अब इनमें से आप देख रहे हो 10 से 14 हो गई जीडीपी, 14 से 35 हो गई, और आगे जाके आपको पता नहीं चलेगा कि जो 10 से 14 हुई है ये किस में चेंज की वजह से हुई है, प्राइस की चेंज की वजह से कि क्वांटिटी में चेंज की वजह से। और ये जो 14 से 35 हुई है आपको नहीं पता चलेगा कि जो प्राइस में चेंज हुआ है उसकी वजह से हुई है या क्वांटिटी में चेंज हुआ है उसकी वजह से हुई है, नहीं पता चलेगा ना। तो इसीलिए नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है, ये जो प्राइस होता है ना, ये इसमें भी चेंजेस की वजह से जीडीपी बढ़ सकती है, और क्वांटिटी होती है उसमें भी चेंजेस की वजह से जीडीपी बढ़ सकती है, हमको नहीं पता होता। तो इसीलिए यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, एक मनी इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। मनी इल्यूजन क्या होता है, मनी इल्यूजन मतलब वहम। तो इससे हमारा एक वहम क्रिएट हो जाता है इकोनॉमी का कि जीडीपी बढ़ रही है। बस देखो जीडीपी बढ़ रही है, हमको नहीं मतलब है कि चाहे वो प्राइस में बढ़ने से बढ़ी है चाहे वो क्वांटिटी में इंक्रीज होने से बढ़ी है, हमको नहीं पता। तो यहाँ पे मनी इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। और नॉमिनल जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी। यहाँ तक की कहानी याद रखो, अभी मैं रियल जीडीपी समझाऊंगी ना वो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, समझ आया ना। तो इसमें क्या है, चाहे प्राइस भी बढ़ जाए या फिर क्वांटिटी भी बढ़ जाए तब भी जीडीपी बढ़ेगी, हमको नहीं पता चलेगा। वी कैन नॉट एस्टिमेट कि जो इंक्रीज़ हुआ है नॉमिनल जीडीपी में वो किसकी वजह से, वेदर इट इज़ ड्यू टू द इंक्रीज इन प्राइस और द इंक्रीज इन क्वांटिटी, या फिर जो आपका आउटपुट प्रोड्यूस आप कर रहे हो इकोनॉमी में उसकी वजह से, हमको नहीं पता चलेगा। ये होता है आपका नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। इसी तरह अब हम बात करेंगे रियल जीडीपी की। रियल जीडीपी की भी देखो यहीं मैं साइड में लिखवा देती हूँ सारी चीज़ें। रियल जीडीपी में क्या होता है, जब हम बात करते हैं रियल जीडीपी की, तो ये तो किस पर था, करंट प्राइसेस पर था, सिंपल है ना। अब ये वाला जीडीपी किस पर हम मेजर करते हैं, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। अब कांस्टेंट प्राइसेस हम कुछ ले लेते हैं यहाँ पर। अगर अभी 2023 में मैं 2019 का कैलकुलेट कर रही थी नॉमिनल जीडीपी, तो मैं 2019 का प्राइस लूँगी। पर 2023 में होते हुए या फिर किसी भी साल में होते हुए मैं 2019 का रियल जीडीपी कैलकुलेट अगर करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगी, मेरे पास एक बेस ईयर होता है, बेस ईयर, ठीक है। कांस्टेंट प्राइसेस, या फिर इसे आप एक और लिख सकते हो बेस प्राइसेस। क्या लिख सकते हो, बेस प्राइसेस। यानी कि एक बेस बना लेते हैं हम कि हमको चाहे किसी भी ईयर का जीडीपी कैलकुलेट करना हो, हम इसी ईयर का प्राइस लेंगे। जैसे कि 2011 को मैंने मान लो बेस ईयर मान लिया, है ना। हर इकोनॉमी का एक बेस ईयर होता है, हमारी इकोनॉमी का भी है, ठीक है, हमारे इंडिया का भी है, जिस पर अभी हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। तो हर इकोनॉमी का एक बेस ईयर होता है। तो हम क्या करेंगे, 2011 को लेट सपोज बेस ईयर मान लिया, तो मैं क्या करूँगी 2019 का जब जीडीपी कैलकुलेट करूँगी तो यहाँ पे जो प्राइस लूँगी ना वो 2019 का नहीं लूँगी, करंट प्राइस नहीं लूँगी, करंट लिया तो नॉमिनल हो जाएगा, पर मैं बेस प्राइस लूँगी, यानी कि रियल जीडीपी हो जाएगी वो मेरी। तो रियल जीडीपी क्या है, बेस प्राइस या कांस्टेंट प्राइस, नॉमिनल जीडीपी, करंट प्राइस। 4 बार बोलोगे याद हो जाएगा, रियल बेस नॉमिनल करंट, रियल बेस नॉमिनल करंट, ऐसे करके ट्रिक्स के साथ याद रखो जिससे याद रहेगा। अभी के अभी वीडियो देख रहे हो रिकॉर्डेड, तो कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख दो रियल बेस नॉमिनल करंट, जिससे कि आपको ना याद रहेगा कि मैंने ऐसे ऐसे लिखा था, तो आपको याद आ जाएगा रियल है, अच्छा रियल के साथ बेस था, तो यानी कि बेस प्राइस लेना है, यानी कि कांस्टेंट प्राइस लेना है। नॉमिनल करंट, तो नॉमिनल के साथ करंट प्राइस लेना है। ये होती है कहानी। अब जब हम बात करते हैं रियल जीडीपी की डेफिनेशन की, डेफिनेशन में कुछ खास चेंज नहीं करना है। ये जो डेफिनेशन थी ना, ये वाली पूरी डेफिनेशन, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ से लेकर के मार्केट वैल्यू और यहाँ से लेकर के आपका कहाँ तक, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर एज एस्टिमेटेड ऑन, बस एक वर्ड चेंज करना है, कांस्टेंट प्राइसेस, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना है। तो क्या करना है, लास्ट में आपको ऑन कांस्टेंट प्राइसेस लिख देना है, ठीक है, ऑन कांस्टेंट या फिर बेस प्राइसेस। ये होता है आपका रियल जीडीपी, समझ आया। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, रियल जीडीपी को कैलकुलेट करने का क्या तरीका है। रियल जीडीपी भी हम
प्राइस इनटू क्वांटिटी से ही कैलकुलेट करते हैं। जीडीपी कैलकुलेट ही ऐसे होती है। यहाँ पर बस हमको ये नहीं पता होता कि प्राइस के बढ़ने से इंक्रीज़ हुआ है जीडीपी में या क्वांटिटी के बढ़ने से, पर यहाँ पर पता होता है। अब यहाँ पे कैसे पता होगा, क्योंकि अभी मैंने क्या बोला कि भाई प्राइस कांस्टेंट रहेंगे, उसी साल के प्राइस लेंगे हम 2011 के ही, तो प्राइस तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे हम स्टार लगा देते हैं छोटा सा, प्राइस के ऊपर स्टार इनटू क्वांटिटी, यानी कि यहाँ पे जो प्राइस होता है ना ये कांस्टेंट रहता है। अब जब प्राइस कांस्टेंट रहेगा तो जब जब जीडीपी बढ़ेगी तो वो किसके बढ़ने से बढ़ेगी, ऑब्वियसली क्वांटिटी में ही बढ़ेगा, क्वांटिटी ही बढ़ेगी तभी तो रियल जीडीपी बढ़ेगी, क्योंकि प्राइस तो कांस्टेंट ही रहेगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, प्राइस है, ये क्वांटिटी है, यहाँ पर ये प्राइस है 5, ये है 2, ठीक है क्वांटिटी, ये मान लेती हूँ मैं 2011 का, है ना, ये है 2011 का। अब मेरे को मेजर करनी है 2018 की जीडीपी। 2018 में क्या हुआ कि आपका जो आउटपुट है ना वो बढ़ गया, ठीक है, आउटपुट बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, राइट। तो आउटपुट है ना बढ़ गया, कितना हो गया, 7 हो गया। पर क्योंकि प्राइस कांस्टेंट रहता है रियल जीडीपी में, तो हम कांस्टेंट ईयर का ही प्राइस मानते हैं, बेस ईयर का, और हमने बेस ईयर क्या माना है 2011, तो हम उसी का प्राइस लेंगे। 2018 में चाहे कितना भी करंट प्राइस हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना है तो वो नॉमिनल में जाके लेना देना होगा, रियल में जाके हम 2011 का ही प्राइस लेंगे, तो हम 5 ले लेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं जीडीपी मेजर करूँ, फिर अब मैं कंपेयर कर सकती हूँ कैसे, कि 2011 में जीडीपी थी 5 2 10 और 2018 में हो गई 7 5 35। अब ये इससे आप देख करके बता सकते हो कि भाई हाँ, आपका जो अमाउंट ऑफ आपका गुड्स प्रोड्यूस है, जो भी आपने गुड्स प्रोड्यूस करे उनका अमाउंट में इंक्रीज़ हुआ है, उसकी वजह से ही प्राइस उसकी वजह से ही आपकी जीडीपी में इंक्रीज़ आया, क्योंकि प्राइस तो कांस्टेंट ही लिया है और प्राइस कांस्टेंट है। इसका मतलब इससे समझ के आता है कि आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ी, आपने ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करे, प्रोडक्शन का लेवल ज़्यादा हो। जब प्रोडक्शन ज़्यादा होता है किसी भी इकॉनमी में तो अल्टीमेटली इनकम बढ़ती ही है इकॉनमी की, उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है और प्रोडक्शन होता है, तो इकॉनमी ग्रो करती है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ का अच्छा मेजर, असली मेजर क्या है, रियल जीडीपी, नॉट नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी से हमें नहीं पता चल रहा था, चाहे प्राइस के बढ़ने से हुआ हो जीडीपी में इंक्रीज, चाहे क्वांटिटी के बढ़ने से हुआ, पर रियल जीडीपी से हमें पता चलता है कि सिर्फ क्वांटिटी ही बढ़ी है या क्वांटिटी ही घटी है। मान लो ये 2 से आप कह सकते हो 2 से 1 हो जाता, तो ये क्या हो जाता है यहाँ पे 5 सिर्फ, तो हमें पता चलता अच्छा घटी है अगर जीडीपी तो आउटपुट जो हमने कम प्रोड्यूस करे हैं उन्हीं की वजह से घटी है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी के बारे में। आई होप यहाँ तक की कहानी क्लियर होगी। एक बार हम क्या करते हैं, फटाफट से ना इनके बीच के डिफरेंसेस देख लेते हैं क्विकली। इनके बीच के हम डिफरेंसेस देखेंगे ना और क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई दोनों चीज़ें क्या क्या हैं। जैसे जहाँ तक कि अभी तक आपको समझ आ ही गया होगा, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं था इसमें, फिर भी नहीं समझ आता तो ऑफ कोर्स आप पूछ सकते हो मुझसे। तो ये है आपका यहाँ पे देखो रियल जीडीपी और ये है आपका नॉमिनल जीडीपी। एक एक करके हम पॉइंट लिखते हैं, ठीक है, एक एक करके हम सारे पॉइंट्स लिखेंगे। सबसे पहले आता है रियल जीडीपी। तो ये क्या है, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, ठीक है, कांस्टेंट प्राइसेस पर है। और ये जो नॉमिनल है ये किस पर है, करंट प्राइसेस पर है, राइट। यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई। फिर इसके बाद आप जो दोनों की डेफिनेशन थी ना वो लिख देना। क्या थी डेफिनेशन, एक बार और रिकॉल कर लो भाई, जिससे याद हो जाए कि इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री विद इन एन अकाउंटिंग ईयर estimated on the basis of constant price and on the basis of current prices। ये डेफिनेशन हो गई दोनों की। यहाँ पे आप एक और चीज़ क्या लिख सकते हो कि जो रियल जीडीपी में इंक्रीज़ होता है, ठीक है, इंक्रीज इन जीडीपी इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओनली। जो गुड्स और सर्विसेज का फ्लो है यानी कि क्यू की जो वैल्यू है, आउटपुट प्रोड्यूस्ड है, उसी में जब इंक्रीज़ होगा तभी बढ़ेंगे, ठीक है। पर यहाँ पर इंक्रीज इन जीडीपी कैन बी ईदर इंक्रीज इन प्राइस लेवल, या तो प्राइस लेवल बढ़ा हो, और इंक्रीज इन
फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों में से किसी में भी इंक्रीज़ हुआ हो उससे जीडीपी बढ़ जाएगी, हमको नहीं पता चलेगा। अब ये जो रियल जीडीपी है ना, ये होता है गुड मेजर ऑफ वेलफेयर, गुड मेजर ऑफ वेलफेयर, और ये होता है नॉट अ गुड मेजर। ठीक है, क्यों नहीं है और वो क्यों है मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ पे हमको नहीं पता चल रहा है। यहाँ पे मान लो प्राइस भी बढ़ेगा तो भी जीडीपी बढ़ेगी, तो ये गुड मेजर नहीं है, क्योंकि प्राइस बढ़ना अच्छी बात नहीं होती है, इन्फ्लेशन होता है, महंगाई आ जाती है, तंगी हो जाती है लोगों के पास पैसों की। पर यहाँ पे सिर्फ गुड्स और सर्विसेज ही बढ़ेंगे, प्राइस तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो गुड्स और सर्विसेज बढ़े, जीडीपी बढ़ी, तो हमें रियल जीडीपी में पता चल जाएगा कि अगर जीडीपी बढ़ी है तो गुड्स और सर्विसेज ही बढ़े हैं, उनका अमाउंट ही बढ़ा है, और इससे लोगों के पास बेटर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, और आप कह सकते हो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस होंगे, ज़्यादा वैरायटी होगी। तो कुल मिला के ये अच्छा वेलफेयर मेजर माना जाता है वेलफेयर का, और ये अच्छा मेजर नहीं माना जाता। इसका फटाफट से क्विकली स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब मैं एक और चीज़ बताने वाली हूँ कि हमारे पास अगर रियल जीडीपी हो तो हम नॉमिनल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, नॉमिनल जीडीपी हो तो हम रियल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए एक फॉर्मूला है छोटू सा जो आपको याद रखना है, उस पर बेस्ड काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो जितना छोटा वो फॉर्मूला है उतना ही इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि उससे आप काफ़ी सारे मार्क्स अटेन कर सकते हो, राइट। तो फॉर्मूला क्या है, जीडीपी एट करेंट प्राइसेस इज़ इक्वल टू, ठीक है, जीडीपी एट, सॉरी करेंट नहीं एक्चुअली कांस्टेंट, यहाँ पे आएगा जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस इज़ इक्वल टू जीडीपी एट करेंट प्राइसेस प्राइस इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर इनटू, यानी कि इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है किससे, प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर से। ये है आपका फॉर्मूला। अब फॉर्मूले को, ये जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम लिख लेते हैं अच्छे से। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस क्या होता है, कांस्टेंट मतलब बेस, बेस मतलब रियल, रियल बेस मैंने याद कराया था ना, यानी कि ये क्या है आपका रियल जीडीपी। ठीक है, तो ये रियल जीडीपी का फॉर्मूला है जब हमारे पास जीडीपी एट करंट प्राइसेस गिवन हो, करंट नॉमिनल, नॉमिनल करंट, यानी कि यहाँ पे आप लिखोगे नॉमिनल जीडीपी, राइट। फिर आता है प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर, यानी कि जो भी करंट ईयर है उसका प्राइस इंडेक्स आपको दिया होगा, तो सिंपली आप प्राइस इंडेक्स लिख लो, इसको करंट ईयर लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्राइस इंडेक्स। और ये जो प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर है, ये जो बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स होता है, जो भी आपने बेस माना हुआ है, वो हमेशा 100 होता है। अगर क्वेश्चन में ना गिवन हो तो भी 100 लिखो, ठीक है। क्वेश्चन में नहीं गिवन है, गिवन होगा तो 100 है ही, और नहीं गिवन है तो भी 100 है, तो इनटू 100, सिंपली ये फॉर्मूला है, ठीक है। रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। याद रखो, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इज इक्वल्स टू जीडीपी एट करंट प्राइस अपॉन प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट प्राइस इनटू प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर। इतना लंबा चौड़ा याद करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। रियल इज इक्वल्स टू नॉमिनल अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100, रियल इज इक्वल्स टू नॉमिनल अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100, 2-3 बार और बोलोगे याद हो जाएगा। रियल इज इक्वल्स टू नॉमिनल अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। अब इस पर बेस देखो, 1-2 न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर देखो क्या है, मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें कि क्या गिवन है कि इन 2011 जो आपका जीडीपी है, जीडीपी इज़ रुपीज़ 100 करोड़, ठीक है। ये कब है, 2011 में। और 2018 में आपका जो जीडीपी है वो कितना है, रुपीज़ 200 करोड़ एट करेंट प्राइसेस। यहाँ पे लिख देते हैं एट करेंट प्राइसेस, ये करंट प्राइसेस पर है। साथ ही साथ आपको गिवन है कि जो प्राइस इंडेक्स है, प्राइस इंडेक्स हैज़ राइजन फ्रॉम 100 टू 400, यानी कि जो प्राइस इंडेक्स है वो बेस ईयर में कितना था, 100 था। मैंने बताया था ना 100 मिलेगा, या फिर नहीं भी गिवन हो तो ये आपको 100 एज्यूम करके ही चलना है,
समझ आया। तो अब आपको पूछा है कि 2018 में करंट प्राइसेस पर जो करंट मतलब नॉमिनल, तो नॉमिनल जीडीपी गिवन है 2018 की। तो आपको पूछा है कि 2018 की जीडीपी एट बेस प्राइस, ऐसे लिखा आएगा जीडीपी एट बेस प्राइस या फिर जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, या फिर डायरेक्ट लिखा आ सकता है रियल जीडीपी कैलकुलेट करो। अब कैसे कैलकुलेट करोगे? फॉर्मूला क्या है रियल जीडीपी का, यानी कि जीडीपी एट बेस प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, क्या फॉर्मूला है आपके पास? ये हो गया रियल जीडीपी। कैसे कैलकुलेट करेंगे? इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? जीडीपी एट करेंट प्राइस। जीडीपी एट करेंट प्राइस क्या है? करेंट प्राइस पर जीडीपी कितनी है? 200 रुपये। तो यानी कि आप 200 करोड़ रुपए, तो यहाँ पे आप लिखोगे 200 करोड़, ठीक है, 200 लिख दो सिंपली, और अभी के लिए, ठीक है, क्योंकि वो दोनों करोड़ में है इसीलिए सारी चीज़ें। और नीचे आप क्या लिखोगे? प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर। तो प्राइस इंडेक्स राइज हो गया है 100 से 400, यानी कि 2011 में 100 था, 2018 में 400 हो गया। हमको कौन से ईयर का प्राइस इंडेक्स लिखना है? करंट ईयर का, यानी कि 2018 का। वो कितना है? 400 इनटू प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर, वो हमेशा ही 100 होता है और यहाँ भी 100 गिवन है। तो ये हो गया आपका यहाँ डन। 0 से 0 ये कैंसिल, और ये 4 से 50 टाइम्स, ठीक है। तो रियल जीडीपी आपकी कितनी आ गई? ₹50 करोड़ रियल जीडीपी 2018 की, है ना। और आपकी जो नॉमिनल जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी है वो कितनी गिवन है 2018 की? वो है आपके पास ₹200 करोड़, राइट। और साथ ही साथ आपकी जो 2011 में जीडीपी है, मतलब यानी कि रियल जीडीपी इन 2018, वो कितनी है? ₹100 करोड़। रियल जीडीपी नहीं, सिर्फ जीडीपी लिख लो, ठीक है, सिंपली। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है, अगर हम रियल जीडीपी की बात करें तो वो क्या हुआ है यहाँ पे 2018 नहीं, सॉरी 2011 था ये। अगर हम रियल जीडीपी की बात करें तो उसमें क्या हुआ है, 2011 से 2018 में डिक्रीज़ हो गई है। पहले 100 थी, अब 50 हो गई है। पर नॉमिनल में क्या हुआ है, वो 100 से 200 हो गई है। समझ आया ना। अगर हम बेस ईयर को लेके चलते हैं तो क्या हुआ है, नॉमिनल जीडीपी तो बढ़ी है, पर जो रियल जीडीपी है वो घट गई है, 100 से 50 हो गई है, और नॉमिनल बढ़ गई है, 100 से 200 हो गई है। ये क्यों है? क्योंकि जो हमारा प्राइस इंडेक्स है ना वो बढ़ गया है। तो इससे क्या समझ आता है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि हमारा जो प्राइस इंडेक्स है, प्राइस इंडेक्स है, अगर वो इंक्रीज़ होता है तो क्या इंक्रीज़ होगा, उससे नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज़ होगी, और हमारी जो रियल जीडीपी है वो डिक्रीज़ होगी। सिमिलरली अगर प्राइस इंडेक्स डिक्रीज़ होता है तो हमारी जो नॉमिनल जीडीपी है वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। प्राइस इंडेक्स और नॉमिनल जीडीपी ऊपर नीचे लिखे होते हैं ना, प्राइस इंडेक्स और नॉमिनल जीडीपी, ऐसे याद रख लो, ये साथ में चलेंगे। दोनों में अगर एक में इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरे में भी इंक्रीज़, और एक में डिक्रीज़ हो रहा है तो दूसरे में भी डिक्रीज़। और ये क्या है, ये आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, पढ़ा है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इधर उधर हैं, दिख रहा है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यानी कि प्राइस इंडेक्स में जब डिक्रीज़ हुआ तो रियल जीडीपी उस टाइम पर इंक्रीज़ होगी। ये पॉइंट याद रखना है। अब यहीं से एक और चीज़ आती है, अब इसको मैं रब कर देती हूँ। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है आपका, छोटू सा कॉन्सेप्ट, जिसे हम कहते हैं आपका प्राइस डिफ्लेटर। प्राइस डिफ्लेटर है जीडीपी, सॉरी जीडीपी डिफ्लेटर, ओके, जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, ये इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है। ये क्या है, रेशियो बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में जो रेशियो होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का रेशियो, मतलब नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, ठीक है, ये करना है, और इनटू 100 भी करना है अपने को। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो होगी जीडीपी डिफ्लेटर की, तो इसे हम लिख देते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। अब देखो आप ये कहोगे ये फॉर्मूला है ना थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। जी हाँ, ये फॉर्मूला वही जाना पहचाना फॉर्मूला है जो अभी हमने यहाँ पढ़ा,
यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो रियल जीडीपी है ना, इसको उठा के यहाँ ले आए नॉमिनल के नीचे, तो नॉमिनल अपॉन रियल हो गया, नॉमिनल अपॉन रियल हो गया, 100 एज इट इज़ है। बस ये जो प्राइस इंडेक्स है ना, ये उठ के वहाँ चला गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब होती है तो रियल उठ के यहाँ आ गया, प्राइस उठ के वहाँ चला गया। यानी कि जो जीडीपी डिफ्लेटर है ना, ये इट इज़ नथिंग बट प्राइस इंडेक्स। समझ आया? अब आप दोबारा से बता सकते हो कि जब जीडीपी डिफ्लेटर बढ़ेगा तो नॉमिनल जीडीपी भी बढ़ेगी, क्योंकि प्राइस इंडेक्स जीडीपी डिफ्लेटर ही है, और प्राइस इंडेक्स जब बढ़ता है तो नॉमिनल जीडीपी बढ़ती है। तो जब जीडीपी डिफ्लेटर बढ़ेगा तो नॉमिनल जीडीपी बढ़ेगी, रियल जीडीपी डिक्रीज़ होगी, और जब जीडीपी डिफ्लेटर डिक्रीज़ होगा तो नॉमिनल जीडीपी भी डिक्रीज़ होगी और रियल जीडीपी बढ़ेगी। और इसको प्रैक्टिकली समझो कि जब दो टर्म्स इक्वल वाले साइन के आमने सामने होते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो एक जब बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, और एक जब गिरता है तो दूसरा भी गिरता है। तो ये दोनों आमने सामने है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो दोनों में सेम चेंजेस होंगे। पर ये दोनों ऐसे ऊपर नीचे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, तो इनमें मतलब ऑपोजिट चेंजेस होंगे। जीडीपी डिफ्लेटर बढ़ा तो रियल जीडीपी डिक्रीज़ हुई, जीडीपी डिफ्लेटर बढ़ा तो रियल जीडीपी डिक्रीज़ हुई। इसी तरह ये जब डिक्रीज़ होगा तो रियल जीडीपी इंक्रीज़ होगी। ऐसे याद रखना है, सिंपली रटो मत फॉर्मूलाज। तो ये सारी चीज़ें आप इस जल्दी से सबका स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल रहें एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। और अभी वैसे यहाँ पे मैं ऐसा करती हूँ, एक और इसका क्वेश्चन करा देती हूँ जीडीपी डिफ्लेटर का, जिससे आपको एक और पॉइंट मुझे समझाना है। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, यहीं पर हम फॉर्मूला का यूज़ कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास क्या है कि आपके पास रियल जीडीपी गिवन है आपको 600, और आपके पास नॉमिनल जीडीपी है 660। डन। अब आपको कैलकुलेट करना है जीडीपी डिफ्लेटर। अब वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? नॉमिनल अपॉन रियल। जीडीपी डिफ्लेटर मतलब नॉमिनल अपॉन रियल। तो नॉमिनल यानी कि 660 अपॉन रियल यानी कि 600, साथ में 100 का मल्टीप्लिकेशन तो होगा ही। तो कैसे करेंगे हम ये कैलकुलेट करके, मतलब 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से 110 टाइम्स। तो जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू आई है, जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू आई है 110%। ये परसेंटेज में होगा, क्योंकि देखो साइड में 100 लग रहा है, जब साइड में से 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो परसेंट हो जाता है, राइट। तो ये 110% है। अब इस 110% का मतलब क्या है ये भी याद रखना है। 110% का मतलब क्या है कि देयर इज़ अ राइज इन जनरल प्राइस लेवल बाय 110%। यानी कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? प्राइस इंडेक्स, यानी कि प्राइस का इंडेक्स बताता है, यानी कि प्राइस में इंक्रीज़ का इंडेक्स बताता है आपको, वैल्यू एस्टीमेट बताता है। तो जीडीपी डिफ्लेटर की जो भी वैल्यू आई यानी कि 60% आई, तो इसका मतलब जीडीपी में कितने परसेंट का इंक्रीज़ हुआ, प्राइस लेवल में कितने परसेंट का इंक्रीज़ हुआ है? 60% का। इसकी वैल्यू अगर 180% आती तो यानी कि जनरल प्राइस लेवल में कितने परसेंट का इंक्रीज़ हुआ है? 180% का। तो जीडीपी डिफ्लेटर बताती है द वैल्यू या फिर द राइज इन द जनरल प्राइस लेवल, ये होता है जीडीपी डिफ्लेटर, राइट। अभी मैं फटाफट से देखती हूँ टाइम कितना हुआ है, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक है। ओह नो, इट्स ऑलरेडी 40 मिनट्स। तो या हम यही वीडियो ये एंड करते हैं। इसके बाद मुझे एक और टॉपिक कराना था जो मैंने शुरू में बताया था कि वेलफेयर, जीडीपी एंड वेलफेयर का, पर वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे। छोटा सा वीडियो हो जाएगा, डोंट वरी। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव था। तो जल्दी से लाइक एंड शेयर करें विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।